ये कहानी है एक ऐसे यूनिवर्स की जहाँ अंडरवर्ल्ड के डीमंस ने इंसानियत पर हमला बोल दिया, लेकिन उनसे इंसान और अपने बेटे की हिफाजत करने के लिए सुप्रीम सन मार्क प्रोटेक्टर मास्टर युआन अकेले ही भिड़ जाता है। जहाँ एक बहुत ही लंबी जंग के बाद जब दुनिया को बचाने का दूसरा कोई रास्ता समझ नहीं आता, तो मास्टर युआन अपने बेटे के हाथों सन मार्क लेगेसी देते हुए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार हो गए। इस सैक्रिफाइस की वजह से बेशक वो डीमंस को वापस हटने पर मजबूर तो कर देते हैं, लेकिन वो खुद भी डीमंस के हाथों कैद हो गए, जो देखकर हमारा हीरो हाउ जियांग तो पूरी तरह से टूट गया था, क्योंकि अपनी नजरों के सामने भी वो खुद के फादर को बचा नहीं पाया। इसलिए हाउ जियांग खुद से प्रॉमिस करता है कि वो किसी भी तरह से खुद को ताकतवर करके हर एक डीमन को जान से मार डालेगा, ताकि वो अपने फादर को वापस ला सके। जिसके साथ ही हाउ जियांग का नया सफर शुरू हो गया। ओपनिंग सीन में हम देख पाते हैं कि एक सिटी पर डिमोनिक अटैक्स हो रहे थे, और तभी एक वॉरियर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। इस बंदे का नाम युआन था, और वो देखता है कि उसे चारों ओर से डिमोनिक स्कल्स ने घेर लिया है, इसीलिए उसने अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया, और उसके ऐसा करते ही उसके माथे पर एक सिंबल रिफ्लेक्ट होने लगा, और फिर वो एक ही सेकंड के अंदर उन सारे डिमोनिक स्कल्स को तहस नहस कर देता है। मगर ये तो बस जंग की शुरुआत थी। युआन कहने लगा कि फाइनली इसने मुझे ढूंढ ही लिया। वही आसमान में एक पोर्टल ओपन था, जिसमें से उस पर कई सारे डिमोनिक अटैक होने लगे, तो युआन तुरंत ही उन सभी को अपनी सोर्ड की मदद से डिस्ट्रॉय कर देता है, और तभी उस पोर्टल में से एक जायंट डीमन बाहर आ जाता है। वो कह रहा था कि युआन जल्दी से वो सन सिंबल मेरे हवाले कर दो और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। हालांकि युआन उसकी धमकियों से नहीं डरता। वो कहने लगा कि तुम तो बस डीमन के एक क्लोन हो, अगर तुम्हें वाकई मेरा सन सिंबल चाहिए तो अपने रियल फॉर्म को यहाँ भेजो। ये सुनते वो डीमन काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहते ठीक है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपनी डिमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए युआन पर मल्टीपल अटैक्स कर देता है। इधर युआन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वहाँ पर बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। जिसके बाद युआन अपने माथे पर रिफ्लेक्ट होने वाले मार्क की एनर्जी का यूज करते हुए एक फिनिक्स बर्ड को समन कर लेता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। इधर वो फिनिक्स बर्ड अपनी पावर का यूज करते हुए जायंट डीमन ने किए हुए सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। साथ ही साथ अब वो जायंट डीमन की तरफ आगे बढ़ रहा था, तो जायंट डीमन भी उसका मुकाबला करने के लिए रेडी हो गया। वहीं पर फिनिक्स ने अपनी पावरफुल एनर्जी से उस डीमन को चारों ओर से ट्रैप कर लिया था, और इसी का फायदा उठाते हुए युआन ने उस पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। मगर उस जायंट डीमन पर इसका कोई खास असर नहीं होता, उल्टा उसी ने अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करते हुए इन दोनों को काफी पीछे ढकेल दिया। फिनिक्स बर्ड तो सीधा एक बिल्डिंग से हिट होकर डिस्ट्रॉय हो गया। वहीं पर युआन वापस से अपनी बिल्डिंग की छत पर पहुंच चुका था। कहीं न कहीं उसे समझ आ गया था कि वो इस डीमन जायंट का मुकाबला नहीं कर सकता, और उतने में ही वहाँ पर युआन का बेटा पहुँच गया, जिसका नाम था हाउ जियांग। हाउ जियांग तो अपने फादर को घायल देखकर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, और उसी वक्त जायंट डीमन ने उन पर एक जबरदस्त अटैक कर दिया। उस पावरफुल एनर्जी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हाउ जियांग ने तुरंत ही युआन को दूर पुश कर दिया, जिसके चलते हाउ जियांग ही उस डिमोनिक एनर्जी की चपेट में आ गया। इधर युआन सरप्राइज होकर देखता है कि हाउ जियांग पर उस डिमोनिक एनर्जी का ज्यादा असर नहीं हुआ, उल्टा वो एनर्जी उसकी पावर को अवेकन करने लगी, जिससे हाउ जियांग को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो युआन अपनी पावर्स का यूज करते हुए हाउ जियांग को सपोर्ट करता है। वो कह रहा था कि बस तुम्हें थोड़ी देर इस एनर्जी को होल्ड करना होगा, तो हाउ जियांग भी वैसे ही करता है। और अब हम देख पाते हैं कि हाउ जियांग की बॉडी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही है, जिसके बाद तुरंत ही वहाँ के एक सोड उठाकर जायंट डीमन पर एक स्लैश अटैक कर देता है। इस एक ही अटैक में जायंट डीमन ने अपना हाथ खो दिया। उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, जो देखकर हाउ जियांग उससे कहने लगा कि आइंदा से मेरी फैमिली को हर्ट करने की हिम्मत भी मत करना। तो जायंट डीमन दोबारा से उस पर अटैक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाने लगा। वो कह रहा था कि तुम हेवन के खिलाफ नहीं जा सकते, मैं कोई आम सा डीमन नहीं बल्कि हेवन का राजा हूँ। उसकी बातें सुनकर हाउ जियांग ने एक बार फिर से अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिसके बाद वो अपने डिवाइन विंग्स का यूज करके सीधा जाकर जायंट डीमन का एक और हाथ काट देता है। इसलिए उसने गुस्से में आकर अर्थ एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया। इधर हाउ जियांग भी तुरंत ही उस पर एक स्लैश अटैक कर देता है। उन दोनों की एनर्जी क्लैश में वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। इधर जायंट डीमन उस अटैक से उभरा भी नहीं था कि तभी एक स्पिरिचुअल बीस्ट आकर उस पर हमला कर देता है। यह अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते जायंट डीमन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो गया। वहीं पर युआन तो अपने बेटे हाउ जियांग की पावर देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज थे। वो कहने लगे कि मुझे कभी लगा नहीं था कि हाउ हमारे एंसेस्ट्रल की ब्लड लाइन को अवेकन कर पाएगा। वहीं पर हाउ जियांग की पावर जायंट डीमन के मरते ही डिसअपियर हो गई, जिसके चलते वो कमजोर होकर नीचे गिरने लगा। लेकिन युआन तुरंत ही जाकर अपने बेटे को थाम लेते हैं। युआन देखते कि आसमान में अभी भी वो डिमोनिक पोर्टल
पोर्टल ओपन था तो समझ गए कि उन्हें अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की कुर्बानी देनी होगी। इसलिए वो एक मिस्ट्रियस बुक को हाउ जियांग के पास रख देते हैं, जिसके बाद वो आसमान की तरफ देखने लगे। हाउ जियांग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वहाँ पर हो क्या रहा है। इधर युवान उसे इमोशनल होके कहने लगे कि यहाँ तक ही मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता था, अब तो तुम्हें खुद की जिम्मेदारी उठानी होगी। और तभी उस पोर्टल में से रियल डीमन किंग का हाथ बाहर आ गया। वो डीमन किंग कह रहा था कि तुमने मेरे क्लोन को डिस्ट्रॉय करने की हिम्मत की है, अब तो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मरना ही होगा। मगर युवान हाउ जियांग पर कोई आँच नहीं आने देना चाहते थे, इसलिए वो तुरंत ही उस डीमन किंग की तरफ आगे बढ़ने लगे। वो एक बार पलटकर हाउ जियांग को देखते मानो कि वो उसे अलविदा कह रहे हो, और अब उस हाथ के पास जाते ही उन्होंने अपनी हेवन एंड अर्थ टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिसके चलते वहाँ पर 4 फॉर्मेशंस क्रिएट हो गए थे। वो चारों फॉर्मेशन उस डिमोनिक हैंड के आसपास रिवॉल्व करते हुए उसकी एनर्जी को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। लेकिन थोड़ी देर में युवान को पता चला कि उनकी ये टेक्निक डीमन किंग के आगे टिक नहीं पाएगी। वहीं पर हाउ जियांग अपने फादर को मौत के मुंह में जाता हुआ देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वहीं पर डीमन किंग ने युवान को अपनी मुट्ठी में जकड़ लिया। वो उसे अपने साथ प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में ले जा रहा था, और उसी वक्त हाउ जियांग को युवान की आवाज आने लगी। वो कह रही थी कि डार्कनेस चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो, हमेशा खुद की एबिलिटीज पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम एक सन हो और सन का काम है अंधेरे को खत्म करके दुनिया में रोशनी फैलाना। तुम जरूर से इस डार्कनेस में ब्रेक थ्रू करके अपनी शाइन को हासिल करोगे। इधर हाउ जियांग के दिमाग में काफी सारे सवाल थे कि आखिर युवान अचानक से कहाँ चले गए। युवान ने जाने से पहले हाउ जियांग को एक बुक दी थी, जिसे देखते ही हाउ जियांग रोने लगा, जिसके बाद वो युवान से कहने लगा कि आप चाहे कहीं पर भी रहो, मैं दोबारा से आपको वापस लाऊंगा। जिसके बाद हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है। ये पूरा की पूरा साल हाउ जियांग ने बस रिसर्च करने में गुजार दिया। वो किसी भी कीमत पर युवान को वापस लाना चाहता था। युवान जो बुक उसके लिए छोड़कर गए थे, हाउ जियांग ने उसे पूरी तरह से स्टडी किया। इसके बावजूद भी हाउ जियांग को युवान का कोई ट्रेस नहीं मिलता, और ना ही उसे समझ आ रहा था कि आखिर युवान ने उसे सन क्यों बोला था। अब उसी बुक को दोबारा से पढ़ ही रहा था कि तभी उसे किसी की आवाज आई। वो बंदा कह रहा था कि हाउ जियांग तुम्हारे लिए एक पार्सल आया है। तो हाउ जियांग ने तुरंत ही जाकर उस पार्सल को कलेक्ट कर लिया। उस पैकेज के अंदर युवान का लेटर था, जिसे देखते ही जियांग इतना ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि उसके हाथ से वो बॉक्स नीचे गिर जाता है। हम देख पाते हैं कि उस बॉक्स के अंदर से एक बोन की बाहर निकल गई। साथ ही साथ उस लेटर में भी इसी की का जिक्र था। सिर्फ और सिर्फ ये बोन की ही जियांग को उसके फादर तक पहुंचा सकती थी, इसलिए हाउ जियांग तुरंत ही उस की को गौर से देखने लगा। उस बोन की पर एक सन जैसा सिंबल बना हुआ था, तो हाउ जियांग तुरंत ही उस बुक में सन सिंबल की इन्फॉर्मेशन ढूंढने लगा। उस बुक में ऐसे कई सारे सिंबल्स थे जो कि अलग अलग बीस्ट की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं। और अब अचानक से उस बुक में लिखे हुए लेटर ग्लो करते हुए बाहर निकलने लगे। उन्होंने पूरी तरह से जियांग को जकड़ लिया था, जो देखकर जियांग भी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो सभी लेटर्स अपने आप जियांग की बॉडी पर इम्प्रिंट होने लगे, और उसी वक्त वो बोन की वैनिश होकर उसके ऊपर लगा हुआ सन सिंबल बाहर आकर सीधा हाउ जियांग के माथे पर लग जाता है। उस बोन की और बुक ने मिलकर हाउ जियांग को उसकी पावर प्रोवाइड की। दरअसल ये हाउ जियांग के एंसेस्टर की विरासत थी, और इसी को हासिल करने के लिए जायंट डीमन टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था। मगर युवान ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। इधर उस बुक में लिखे हुए सारे लेटर्स हाउ जियांग की बॉडी पर इम्प्रिंट हो गए, और फाइनली वो बुक उसे अपने अंदर खींच लेता है। और अब हमें प्री हिस्टोरिकल वर्ल्ड का वेस्टर्न रीजन दिखाया गया, जो कि बड़े बड़े माउंटेन्स और जंगलों से घिरा हुआ था। इस पूरे इलाके पर किंगलिन ट्राइब राज करती थी, और अब हमें किंगलिन ट्राइब का एक अल्टर दिखाया जाता है। वहाँ पर कई सारे ट्राइब के लोग माउंटेन गॉड की पूजा कर रहे थे, और उसी वक्त वहाँ पर एक लड़की पहुँच जाती है। ये किंगलिन ट्राइब के मेंबर यून है, और आज यून को कुर्बान करके ये लोग माउंटेन गॉड को खुश करना चाहते थे। यून काफी भारी दिल से अल्टर की तरफ आगे बढ़ती है। वहीं पर हमें एक सी नाम का बीस्ट दिखाया गया, जो कि इस ट्राइब का पालतू जानवर था। वहीं पर किंगलिन ट्राइब का एल्डर अपने मंत्रास को पढ़ते हुए माउंटेन डेटी से कहने लगा कि इस सैक्रिफाइस को एक्सेप्ट करके हमें आपकी ब्लेसिंग्स दीजिए, हमारी ट्राइब को हमेशा महफूज रखिए। वहीं पर हम देख पाते हैं कि यून माउंटेन के एज पर पहुंच चुकी है। ये बंदी इतनी ज्यादा सुपरस्टिशियस है कि अपनी ट्राइब के लिए खुद की जान देने के लिए भी तैयार थी। और तभी ट्राइब के लोग देखते कि आसमान से एक चीज बड़ी ही तेजी से उनकी तरफ आ रही है, जिसे देखते उन लोगों ने डर के मारे अल्टर छोड़कर भागना शुरू कर दिया, जो देखकर उनका एल्डर उन पर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कह रहा था कि अभी भी हमारी वर्शिप पूरी नहीं हुई, अगर तुम रिचुअल छोड़कर ऐसे ही भाग गए तो माउंटेन के डेटी क्रोधित हो जाएंगे। इधर यून को तो ये लग रहा था कि शायद वो रोशनी किसी देवता की होगी, तो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उस फायर को गौर से ऑब्जर्व करने लगी। वो देखते कि उसमें कोई ह्यूमन ट्रैप है। इधर ट्राइब का एल्डर भी रिचुअल छोड़कर अपनी जान बचाकर भागने लगा। इधर वो बंदा यून की साइड से होते हुए सीधा
सीधा अल्टर पर जाके हिट हो जाता है, जिससे अल्टर की तो पूरी बैंड बज गई थी। वो क्लैश इतना जबरदस्त था कि वहाँ की सारी जमीन शेक होने लगी। साथ ही साथ उस स्पिरिचुअल बीस्ट का केज भी ब्रेक हो गया था। और अब हम देख पाते कि वो रोशनी कोई और नहीं बल्कि हाउ जियांग था, जो कि उस एंशिएंट बुक से टेलीपोर्ट होते हुए प्री हिस्टोरिकल वर्ल्ड में पहुंच चुका था। वो तो उस जगह को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। वो कहता है पता नहीं मैं यहाँ पर कैसे आ गया। इधर यून देख पाती है कि इस बंदे के माथे पर सन मार्क है, जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था। अब वो उससे कुछ पूछ पाई इससे पहले ही वहाँ पर सी की एंट्री होती है। उस स्पिरिचुअल बीस्ट ने आते ही अपनी ब्लू हॉर्न से हाउ जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिया। तो हाउ जियांग ने अपने साथ साथ यून को भी उसके अटैक से बचा लिया। इधर से उस पर अटैक करने के लिए एक बार फिर से आगे बढ़ने लगा। तो हाउ जियांग तुरंत यून का हाथ पकड़कर वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखकर सी ने अपने ब्लू हॉर्न को एक्टिवेट कर दिया। अब उसकी ब्लू हॉर्न से बहुत ही तेज रोशनी रिलीज होने लगी। तो हाउ जियांग तुरंत ही यून को साइड में पुश करते हुए इस रोशनी को डॉच कर देता है। इधर से इन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी हाउ जियांग ने वहाँ पड़ी बोन सोर्ड को उठा लिया। वहीं पर सी यून पर अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जो देखकर हाउ जियांग तुरंत ही उस पर अटैक करने के लिए कूद जाता है। उसने सीधे जाकर सी के पीठ में वो सोर्ड घुसा दी थी। तो सी ने तुरंत ही हाउ जियांग को झटकते हुए नीचे फेंक दिया। उस पर हाउ जियांग के अटैक का कोई असर नहीं हुआ था। तो इस बार हाउ जियांग ने एक बार फिर से उस पर हमला कर दिया। वो देखता है कि उसका वेपन भी ब्रेक हो गया, लेकिन सी पर तो कोई असर नहीं हुआ, यानी कि सी की चमड़ी काफी ज्यादा मोटी थी। अब तो उसके पास कोई वेपन भी नहीं था कि जिसका यूज करके वो सी के साथ फाइट कर पाए, इसलिए उसने तुरंत ही अल्टर की तरफ भागना शुरू कर दिया। सी भी बड़ी ही तेजी से उसका पीछा कर रहा था। वो भागते हुए उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर थोड़ी देर पहला यून खड़ी थी। अब हाउ जियांग के सामने और कोई रास्ता नहीं, वहाँ से आगे जाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो खुद से ही कहने लगा कि शायद आज यहीं पर मेरी मौत हो जाएगी। इधर सी उसे मारने के लिए उसके एकदम करीब आ चुका था, इसलिए हाउ जियांग डर के मारे पीछे हटने लगा। वो कह रहा था कि फादर आपकी वजह से मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। वैसे देखा जाए तो हाउ जियांग के पास बहुत ही खतरनाक पावर है, लेकिन उनका यूज कैसे करना है ये उसे बिल्कुल पता नहीं था। लेकिन सी को अपने करीब आता हुआ देखकर उसकी बॉडी अचानक से रिएक्ट करने लगी। साथ ही साथ उसका सन मार्क भी अपने आप एक्टिवेट हो गया था और उसी वक्त सी ने अपनी पावरफुल एनर्जी वेव का यूज करते हुए हाउ जियांग पर अटैक करना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। और फिर अचानक से उसकी माइंड से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज होने लगी, जो कि सीधे जाकर सी पर हिट हो रही थी। सी की इतनी मोटी खाल होने के बावजूद भी उस पावरफुल सन एनर्जी ने उसे अंदर तक चीर दिया, जिसके चलते सी की बॉडी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होकर वैनिश हो गई। वहीं पर हाउ जियांग भी इतनी सारी पावर्स का यूज करने की वजह से वहीं पर बेहोश हो गया। इधर यून तो उसकी इतनी खतरनाक पावर्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। इतना ही नहीं, किंगलिन ट्राइब के लोगों ने आज तक इतनी खतरनाक पावर्स को कभी विटनेस नहीं किया था। वो कहने लगे कि शायद ये बंदा एक ऑकल्टिस्ट है, इसी वजह से तो इसके पास इतनी खतरनाक पावर्स थी। ऑकल्टिस्ट उसे कहा जाता था जिसके पास बेशुमार सुपरनेचुरल पावर्स है। वहीं पर हम किंगलिन ट्राइब का एल्डर देखते हैं, जो कि खुद भी एक ऑकल्टिस्ट था। वो अपनी ट्राइब के लोगों को बताने लगा कि अभी भी मुझे माउंटेन डेटी ने इन्फॉर्म किया है कि ये बंदा हम पर बहुत बड़ी मुसीबत लाने वाला है। अगर हमें इस डिजास्टर को रोकना है तो अगली सुबह ही हमें सैक्रिफिशियल सेरेमनी को दोबारा से रिस्टार्ट करना होगा। लेकिन इस बार हमारे ट्राइब के हैप्पीनेस के लिए हम यून को नहीं बल्कि इसी बंदे को सैक्रिफाइस करेंगे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि एक लंबे समय के बाद हाउ जियांग को होश आ गया है। वो किंगलिन ट्राइब को देखकर कंफ्यूज होकर कहने लगा कि पता नहीं मैं ये कहाँ आ गया हूँ। वहीं पर यून उसे क्यूरियस होकर ऑब्जर्व कर रही थी। तो हाउ जियांग का सवाल सुनते हुए उसे बताने लगी कि फिलहाल तुम वेस्टर्न रीजन के माउंट टाइमो में हो और इस पूरे इलाके पर हमारी किंगलिन ट्राइब राज करती है। और तभी हाउ जियांग घबराते हुए उठ गया, क्योंकि वो देखता है कि उसे तो एक केज में बंद करके रखा था। साथ ही साथ उस केज पर एक मैजिकल स्पेल भी डाला हुआ था, ताकि हाउ जियांग चाहकर भी उससे बाहर ना निकल पाए। जिसके बाद वो घबराते हुए उनसे कहने लगा कि मैं तो तुम लोगों को जानता भी नहीं, फिर मुझे यूं बेवजह कैद क्यों किया गया है। अब जल्दी से मुझे बाहर निकालो वरना अंजाम बुरा होगा। मगर यून से तो उसे कोई रिस्पांस नहीं मिलता, इसलिए वो खुद ही उस केज को ब्रेक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब तो उसके पास इतनी भी पावर नहीं थी कि उस केज पर लगे हुए मैजिकल स्पेल को ब्रेक कर पाए। इसलिए वो यून से गुस्से में पूछने लगता है कि बताओ तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर कैद क्यों किया है। तो यून जवाब देते
हुए उसे बताने लगी कि हमारे क्लैन के पास एक पावरफुल स्पिरिचुअल बीस्ट था। उसके ब्लू हॉर्न में बेशुमार ताकत थी, मगर तुमने उसे एक ही सेकंड में निपटा दिया। इतना ही नहीं, तुमने तो हमारी सैक्रिफाइस सेरेमनी को भी बर्बाद कर दिया, तो इतनी वजह तुम्हें कैद करने के लिए काफी थी। लेकिन हाओ जियांग को तो ये भी याद नहीं था कि वो आखिर इस दुनिया में आया कैसे। तो वो अपने माइंड पर जोर डालते हुए याद करने की कोशिश करने लगा। उसे पता चल गया था कि वो एक टेलीपोर्ट के जरिए यहाँ आया है। साथ ही साथ उसने यून और खुद को बचाने के लिए ही स्पिरिचुअल बीस्ट सी को खत्म कर दिया था। और अब उसे अपने माइंड स्पेस के विजन दिखने लगे, जहाँ पर उस मिस्टीरियस सन सिंबल की पावरफुल एनर्जी उसकी पूरी बॉडी में फ्लो हो रही थी। हाओ जियांग तो अपनी इस नई पावर से काफी ज्यादा खुश था। वो जानता है कि इस सन सिंबल का यूज करते हुए वो अपने फादर को आसानी से बचा लेगा। वहीं पर यून उसकी पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो कहने लगी कि पहला तो मुझे लोगों की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था, लेकिन अब ये बात कंफर्म हो गई कि तुम एक ऑकल्टिस्ट हो। वहीं पर ऑकल्टिस्ट ये लफ्ज ही हाओ जियांग ने पहली बार सुना था, इसलिए वो यून के पास जाकर उससे पूछने लगा कि मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है। जिस पर यून जवाब देते हुए कहने लगी कि ऑकल्टिस्ट के माथे पर हमेशा एक मार्क होता है, उसी का यूज करते हुए वो लोग बेशुमार सुपरनेचुरल पावर को एक्सेस कर सकते हैं। और तुम्हारे माथे पर भी ऐसा ही सन सिंबल है, जिसका यूज करते हुए तुम बेशुमार सन की पावर को एब्जॉर्ब कर सकते हो। लेकिन फिलहाल तो रात है, इसलिए तुम अपनी सन सिंबल का यूज नहीं कर पाओगे। हाओ जियांग तो उसकी बातों से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, इसलिए वो तुरंत एक स्टिक की मदद से वहाँ की जमीन पर सन की ड्राइंग निकालते हुए उससे पूछने लगा कि बताओ क्या मेरा सिंबल ऐसे ही दिखता है। जिस पर यून जवाब देते हुए कहने लगी कि मैंने तुम्हारा मार्क काफी गौर से देखा था और वो बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। यून की बातें सुनकर हाओ जियांग को उस बोन और एकल की याद आने लगी, जो कि उसे पार्सल के साथ मिला था। साथ ही साथ मेरे फादर ने मुझे जाने से पहले बताया था कि मैं एक सन हूँ, जो कि किसी भी डार्कनेस को मिटाकर रोशनी कर सकता है। अगर मेरे पास इतनी बेशुमार ताकत है तो भला मैं इस जगह पर ट्रैप क्यों रहूंगा। मुझे जल्दी से यहाँ से निकल कर मेरे फादर की तलाश करनी होगी। वहीं पर यून हाओ जियांग को ख्यालों में खोता हुआ देखकर उससे कहने लगी तुमने इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, अब जल्दी से सोने चले जाओ, क्योंकि सवेरा होते ही हम दोनों को सैक्रिफाइस अल्टर पर जाना है। हमारे ट्राइब के लीडर हम दोनों की बलि देकर माउंटेन डेटी से माफी मांगना चाहते हैं। जो सुनते ही हाओ जियांग तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि लोग बेवजह उसे सैक्रिफाइस क्यों कर रहे हैं। अब अगली सुबह हमें माउंटेन्स का खूबसूरत नजारा दिखाया जाता है। साथ ही साथ किंगलिन ट्राइब के लोग इन दोनों को लेकर सैक्रिफाइस अल्टर की तरफ आगे बढ़ रहे थे। हाओ जियांग सोच रहा था कि अगर मैं अल्टर पर चला गया तो फिर मेरा खेल यहीं पर खत्म हो जाएगा। मुझे तो कुछ भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। जब तक अल्टर पे ना पहुँचूं तब तक ही मेरे पास यहाँ से भागने का ऑप्शन है। मगर ट्राइब के लोगों के होते हुए ये काम तो बिल्कुल आसान नहीं होगा। वहीं पर हम किंगलिन ट्राइब के एल्डर को देखते हैं, जो कि अल्टर पर इन्हीं दोनों का इंतजार कर रहा था। उसे लगता है कि आज वो इन दोनों की बलि देकर माउंटेन डेटी को खुश कर देगा। इधर हाओ जियांग ने वहाँ से भागने की प्लानिंग शुरू कर दी थी, मगर इसके लिए सबसे पहला तो हाओ जियांग को इन सभी लोगों का ध्यान भटकाना होगा। और उसी वक्त सूरज की रोशनी हाओ जियांग के फोरहेड में एंटर कर देती है और इस बार हाओ जियांग को भी उस पावरफुल एनर्जी का एहसास हुआ। वो सोचने लगा कि कल इसी एनर्जी का यूज करके मैंने स्पिरिचुअल बीस्ट को खत्म कर दिया था, मगर फिर रात के समय में दोबारा से पावरलेस हो गया और अभी सोलर पावर मेरी एनर्जी को दोबारा से चार्ज अप कर रही है। इधर यून उससे कहने लगी कि तुम तो हमारे ट्राइब के कपड़ों में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। मगर यून की इस कॉम्प्लीमेंट से हाओ जियांग को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती। वो कह रहा था कि मैं एक सैक्रिफाइस मटेरियल हूँ, इसलिए तुम लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कपड़े पहनने को दिए। अगर मैं तुम्हारी ट्राइब के लिए यूजलेस होता तो शायद तुम लोग मुझसे बात भी नहीं करते। यून को उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि इस बंदे को सैक्रिफाइस किया जाए, लेकिन अपने ट्राइब लीडर के सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। वहीं पर हाओ जियांग उस जगह को केयरफुली ऑब्जर्व करने लगा। उसे कुछ भी करके भागने का रास्ता ढूंढना था, लेकिन ट्राइब के लोग तो उसे इधर उधर देखने के लिए भी मना कर देते हैं। और तभी हाओ जियांग के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए चुपके से उस जगह पर आग लगानी शुरू कर दी। उस फैलती हुई आग पर ट्राइब के लोगों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था और तभी हुआ जियांग उन लोगों को बताने लगा कि देखो वहाँ पर आग लगी है। अब उस बढ़ती हुई आग को देखकर ट्राइब के लोग काफी ज्यादा घबरा गए। उनके लिए तो ये हरे भरे माउंटेन से उनके घर थे, इसलिए वो तुरंत ही उस आग को बुझाने की कोशिश करने लगते हैं। ट्राइब के सभी लोगों का ध्यान उस आग पर था। तब तक हाओ जियांग ने दूसरी जगह पर भी आग लगा दी, जो कि सीधा ट्राइब के अल्टर की तरफ आगे बढ़ने लगती है। हाओ जियांग ने बड़ी चालाकी से अल्टर की तरफ जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देता है। तो यून भी उसका पीछा करते हुए कहने लगी कि तुम यहाँ से भाग नहीं सकते, हमें कुछ भी करके सैक्रिफाइस सेरेमनी को पूरा करना होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसका रास्ता रोकने लगी। हाओ जियांग देखता है कि इस बंदी के पास भी सुपरनेचुरल
पावर है। इसलिए वो कहने लगा कि लड़की, कल मैंने तुम्हारी जान बचाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैंने तुम्हारी मदद की और आज तुम मुझे ही मारना चाहती हो। जिस पर यून भी गुस्से में कहने लगी कि मैं एक फर्स्ट रैंकिंग की वॉरियर हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं थी। मैं भी एक सिंबॉलिक वॉरियर हूँ। अब सिंबॉलिक वॉरियर ये टर्म भी हाओ जियांग के लिए न्यू थी। इसलिए वो कहने लगा कि तुम्हें जो भी बकवास करनी है वो सिंपल भाषा में करो, तुम्हारी कहीं कोई बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। तो यून उसे बताने लगी कि सिंबॉलिक वॉरियर अपनी बॉडी में एक पावरफुल एनर्जी को जनरेट कर सकते हैं, जिसका यूज करके वो आसानी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑकल्टिस्ट और सिंबॉलिक वॉरियर्स की पावर में बहुत बड़ा गैप है। ऑकल्टिस्ट हमेशा सिंबॉलिक वॉरियर से ज्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनते ही हाओ जियांग को हंसी आने लगी। वो कह रहा था कि इसका सीधा मतलब ये है कि मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अच्छा, तुमने खुद ही होकर मुझे ये सब कुछ बता दिया, वरना मैं तो बेवजह तुमसे डर रहा था। जो सुनते ही यून में गुस्से में आकर जमीन पर अपना पाव पटक दिया। हाओ जियांग देखता है कि इस बंदी ने तो पूरी जमीन को ही शेक कर दिया है। अब इसके साथ तो फाइट करने का कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए तुरंत ही उसे बाय बाय बोलकर वहाँ से भागने लगा। तो यून भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। इधर हाओ जियांग ज्यादा दूर जा पाई इससे पहले ट्राइब का एल्डर उसके सामने आकर धमक गया। वो कहने लगा, बच्चे, ये किंगलिन ट्राइब है, यहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ तो गए, लेकिन वापस कब जाओगे ये हमारी मर्जी है। और एज अ क्लैन लीडर मैंने डिसाइड किया है कि तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। तो हाओ जियांग उसे बातों में उलझाना शुरू कर देता है। वो कहने लगा कि शायद आप भी मेरे जैसे एक ऑकल्टिस्ट हो। दरअसल मैं यहाँ पर किसी को ढूंढने आया था। उस बंदे का नाम है युआन और वो दिखने में थोड़े बहुत मेरे जैसे है। दरअसल उन्हें एक जायंट क्लॉ ने कैप्चर किया था। हाओ जियांग की बातें सुनकर ट्राइब का एल्डर काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसे इस मामले में कुछ न कुछ तो जरूर पता था, लेकिन वो इस बारे में कुछ बता पाई इससे पहले हाओ जियांग ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। जो देखकर तो एल्डर काफी ज्यादा भड़क गया था। इसने तो हमें झूठी मूठी कहानी बताकर बेवकूफ बनाया, लेकिन ये भाग भाग के जाएगा कहाँ। इधर हाओ जियांग भागते हुए कह रहा था कि भला मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं, तुम तो मुझे क्लिफ से नीचे फेंकने वाले थे, मगर अब तो मेरा साया भी तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। उसकी बातें सुनकर ट्राइब का एल्डर भी अब काफी ज्यादा भड़क गया था, इसलिए वो जल्दी से अपनी स्टिक को जमीन पर हिट करते हुए अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देता है। उसकी पावर अब उड़न थॉन में बदलती हुई सीधे हाओ जियांग के पास पहुंच गई। एल्डर के उड़न थॉन हाओ जियांग को जकड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो यहाँ से वहाँ मूव होते हुए उन सभी थॉन्स को डॉच करने लगा। हालांकि उसकी सारी कोशिशें नाकाम हो गई, क्योंकि थोड़ी देर में उड़न थॉन्स ने हाओ जियांग के आसपास एक केज बना दिया। तब तक ट्राइब का एल्डर भी अपने कुछ लोगों को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। हाओ जियांग ने तो उसे देखते ही उस पर हमला कर दिया, लेकिन उस एल्डर ने खुद की जान बचाने के लिए अपने एक बंदे को उस अटैक पर थ्रो कर दिया, जिसके चलते वो अटैक तो डिस्ट्रॉय हो गया, मगर साथ ही साथ वो बंदा भी मारा जाता है। इधर हाओ जियांग तो ये सब देखकर काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो समझ जाता है कि ये बंदा किसी की फिक्र नहीं करता, जिसके बाद हाओ जियांग अपनी पावर्स को शो करते हुए कहने लगा कि मुझसे दूर हट जाओ, वरना मैं तुम सभी को जलाकर राख कर दूंगा। इधर वो लोग भी हाओ जियांग की पावर्स देखकर काफी ज्यादा डरे हुए थे। तभी उनका लीडर उनसे कहने लगा कि मेरा मुंह क्या देख रहे हो, जल्दी से इस बंदे को कैप्चर करो, वरना मेरे हाथों मारे जाओगे। तो वो लोग भी अपने एल्डर की बात मानते हुए हाओ जियांग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर हाओ जियांग उन लोगों को मारना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपने पावर का यूज करते हुए उस जगह पर आग लगा दी, ताकि वो लोग आगे ना बढ़ पाए। साथ ही साथ उसके सन सिंबल ने उस ट्रैप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिससे हाओ जियांग आजाद हो गया। इसीलिए वो अपना पंच शो करते हुए कहने लगा कि अब तो तुम सब के सब मारे जाओगे। तो उसके पंच से बचने के लिए एल्डर ने तुरंत अपनी मैजिकल पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर दी, लेकिन हाओ जियांग ने तो बस एक बार फिर से उन्हें उल्लू बनाया था। वो मौका मिलते ही वहाँ से भागने लगा, जो देखकर एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो कहने लगा कि तुम्हें कुछ भी करके इस बंदे को कैप्चर करना ही होगा, वरना डेटी का क्रोध झेलने के लिए तैयार हो जाओ। तो अब यूनी हाओ जियांग को कैप्चर करने का जिम्मा उठा लेती है। उसने सीधे आग से छलांग लगाते हुए हाओ जियांग को फॉलो करना शुरू कर दिया। वो कह रही थी कि लड़के जल्दी से वापस आ जा, तुम जिस दिशा में जा रहे हो वहाँ पर फॉरबिडन एरिया है। मगर हाओ जियांग उसकी बिना सुने ही सीधे फॉरबिडन एरिया में एंटर कर चुका था। वहीं पर यून फॉरबिडन एरिया की बाउंड्री के पास आकर रुक गई। उसे पता था कि यहाँ से आगे जाना खतरे से खाली नहीं होगा, इसलिए वो जल्दी से उस स्टोन के सामने अपना माथा टेक देती है। वो कह रही थी कि डेटी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे उस बंदे को कैप्चर करने के लिए फॉरबिडन एरिया में जाना ही होगा। अगर आज उसे पकड़ा नहीं गया तो आगे चलकर वो हमारे क्लैन के लिए खतरा साबित होगा। और अब वो भी ना चाहते हुए ही फॉरबिडन एरिया में एंटर कर देती है। इधर हाओ जियांग भी भागते हुए काफी दूर पहुंच चुका था। उस एरिया को देखकर कहने लगा कि ये जगह तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है। और तभी वो एक रिवर किनारे पहुंच गया, जहाँ पर एक विशाल पेड़ पर ग्लोइंग पिच लगा हुआ था। हाओ जियांग ने एंशिएंट बुक में इस फ्रूट के बारे में पहले ही पढ़ रखा था। वो कहने लगा कि ये तो मल्टी कलर्ड पिच ऑफ इमॉर्टलिटी है।
उस बुक में इस फल के बेनिफिट्स के बारे में ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये फल मेरे बहुत काम आने वाला है। जिसके बाद वो तुरंत ही उस पेड़ की तरफ रवाना हो गया। दरअसल उस रिवर में एक स्नेक बीस्ट था जिसका काम है इस फ्रूट को गार्ड करना। वहीं पर हाउ जियांग उस पेड़ पर क्लाइंब करने में इतना बिजी था कि उसका उस बीस्ट पर ध्यान ही नहीं जाता। वो बड़ी मशक्कत करने के बाद उस फ्रूट के पास पहुंच चुका था, जिसके बाद उसे प्लक करने की कोशिश करता है, मगर हाउ जियांग का हाथ वहाँ पर पहुँच नहीं पा रहा था और इसी का फायदा उठाते हुए वो बीस्ट सीधा उसके सामने आ गया। हाउ जियांग तो उसे देखकर काफी ज्यादा डर गया था। वेल, इसका नाम था ब्लड फायर स्नेक बीस्ट। वो हाउ जियांग पर चिल्लाते हुए उसे आगाह करने लगा कि उसने इस फ्रूट से दूर रहना चाहिए, मगर हाउ जियांग कहाँ ही उसकी सुनने वाला था। उसने सीधे जाकर उस फ्रूट पर छलांग लगा दी, जिसके चलते वो सीधा जाकर रिवर में गिर गया। साथ ही उसने उस फ्रूट को भी कलेक्ट कर लिया था, जो देखकर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट ने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो हाउ जियांग का रास्ता रोकने के लिए वहाँ पर पानी की एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर देता है। हाउ जियांग को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि आखिर वो बीस्ट उस पर अटैक क्यों कर रहा है। जिसके बाद उसने तुरंत ही उस रिवर से बाहर छलांग लगा दी। वो कहने लगा कि शायद इस स्नेक बीस्ट इस स्पीच की वजह से ही मेरा पीछा कर रहा है। तब तक यून भी वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो देखती है कि हाउ जियांग ने ब्लड फायर स्नेक बीस्ट को उकसा दिया है, इसलिए वो हाउ जियांग को पीछे हटने के लिए बताकर सीधा जाकर स्नेक बीस्ट पर अटैक कर देती है। मगर वो स्नेक बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, तो उसकी पावरफुल ऑरा की वजह से यून ही उल्टा घायल होकर नीचे पटक गई। इधर हाउ जियांग तुरंत ही उसे संभालने के लिए पहुंच जाता है। वो कहने लगा कि थोड़ी देर पहले तुम मुझे मारना चाहती थी और अब तुमने खुद ही होकर मेरी जान बचा ली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तुम मेरी दोस्त हो या दुश्मन। तो यून उसका हाथ झटकते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकती। मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस से सैक्रिफाइस अल्टर पर ले जाना होगा ताकि हमारे एल्डर तुम्हारी बलि दे पाए। जिस पर हाउ जियांग कहने लगा कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम इतनी ज्यादा ईमानदार हो। तुम तो अपनी ट्राइब के लिए कुछ भी कर सकती हो। इधर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट उनके सामने आ चुका था और अब उसे गौर से देखने के बाद हाउ जियांग को याद आता है कि उसने एंशिएंट बुक में इसके बारे में पढ़ा हुआ था। इधर यून कहने लगी कि ये सांप बहुत ज्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और तब तक मैं इसे होल्ड करती हूँ। वहीं पर स्नेक बीस्ट ने उस फ्रूट को हासिल करने के लिए तुरंत ही इन लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिया था। तो यून ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधे जाकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात जड़ दी। हालांकि स्नेक बीस्ट पर इसका कोई असर नहीं होता, मगर यून ने दोबारा से उस पर छलांग लगा दी। वो कह रही थी कि वॉरियर्स का काम है ऑकल्टिस्ट की हिफाजत करना। जिसके बाद वो एक बार फिर से स्नेक बीस्ट के मुंह पर एक लात मार देती है। साथ ही साथ वो हाउ जियांग से कह रही थी कि तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, लेकिन तुम एक ऑकल्टिस्ट होने की वजह से मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना ही होगा। अब जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। तो हाउ जियांग ने भी उसकी बात मानते हुए तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर दिया, मगर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता था, इसीलिए वो यून पर काउंटर अटैक करते हुए उसे बुरी तरह से घायल कर देता है। वहीं पर हाउ जियांग ये सब देखकर काफी ज्यादा घबरा गया। वो तुरंत ही उस फ्रूट को छोड़कर यून को संभालने के लिए चला जाता है, जो देख स्नेक बीस्ट तुरंत ही जाकर उस फ्रूट को अपने कब्जे में ले लेता है। उस फ्रूट को हवा में उठाते हुए हाउ जियांग को बता रहा था कि उसने इस फ्रूट के नजदीक नहीं आना चाहिए, जो देखकर यून भी हाउ जियांग को बताने लगी कि उस स्नेक बीस्ट को उसका फ्रूट मिल चुका है। अब मुझे नहीं लगता कि वो हम पर अटैक करेगा, इसलिए हमने जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। मगर हाउ जियांग इसके लिए राजी नहीं होता। वो कहने लगा कि मुझे उस फ्रूट की कोई परवाह नहीं, मगर उस स्नेक बीस्ट ने एक लड़की पर अटैक नहीं करना चाहिए था, इसलिए अब तो मुझे उसे सबक सिखाना ही होगा। जिसके बाद वो तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए स्नेक बीस्ट की तरफ आगे बढ़ता है। इधर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट उस फ्रूट को खाने की फिराक में था, मगर उसी वक्त हाउ जियांग छलांग लगाते हुए उसके मुंह का निवाला छीन लेता है। हाउ जियांग ने उस फ्रूट को दोबारा से हासिल कर लिया था, जो देखकर स्नेक बीस्ट उस पर अब पहले से भी ज्यादा भड़क गया। वो हाउ जियांग को निगलने के लिए सीधे उसका पीछा करना शुरू कर देता है। इधर हाउ जियांग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए अपनी जान जैसे तैसे बचा रहा था। ये दोनों काफी देर से इधर उधर भाग रहे थे, जिसके चलते हाउ जियांग की सांसें फूल गई। वो एक जगह रुक कर गहरी सांसें लेते हुए कहने लगा कि बाप रे बाप, इस बीस्ट ने तो मुझे बुरी तरह से परेशान किया। इधर उस स्नेक बीस्ट का भी सेम वही हाल था। वो भी हाउ जियांग के पीछे भाग भाग के बुरी तरह से थक गया था। अब इन दोनों का ब्रेक ही चल रहा था कि तभी यून भी वहाँ पर पहुँच जाती है। अब हाउ जियांग उस स्नेक बीस्ट से कहता है कि शायद तुम्हें ये फल चाहिए, लेकिन मेरे होते हुए ये तो तुम्हें मिलने से रहा। जिसके बाद हाउ जियांग ने तुरंत ही उस फ्रूट को खाना शुरू कर दिया। उस फ्रूट को खाते ही हाउ जियांग की पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। साथ ही हम देख पाते हैं कि उसके आसपास बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही है। उसका सन सिंबल भी इस पावर को मिलते ही रिएक्ट करने लगा, जो देखकर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट काफी ज्यादा भड़क जाता है। अब उसने भी अपनी अल्टीमेट पावर को एक्टिवेट कर दिया, जिससे उसकी पूरी बॉडी ग्लो करने लगी थी। और अब वो अपनी वाटर पावर को एक्टिवेट करते हुए सीधा हाउ जियांग पर हमला कर देता है। इधर हाउ जियांग भी अपनी फायर पावर को
एक्टिवेट करते हुए सीधा उस पर अटैक कर देता है और इन दोनों की क्लैश में जीत हुई हाउ जियांग के फायर पावर की। इधर ब्लड फायर स्नेक बीस्ट ने हाउ जियांग को खत्म करने के लिए अपनी सिंबल की पावर को एक्टिवेट कर दिया, जो देखकर तो यून काफी ज्यादा घबरा गई थी। वो हाउ जियांग से कहने लगी कि प्लीज इससे बच के रहो। इसने अपनी मार्क की पावर को एक्टिवेट कर दिया है। इधर वो स्नेक बीस्ट हाउ जियांग पर लगातार अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे हाउ जियांग यहाँ से वहाँ मूव होते हुए डॉज किए जा रहा था। साथ ही साथ उस स्नेक बीस्ट पर भी हमला कर देता है, लेकिन स्नेक बीस्ट ने उसे एक ही सेकंड में दूर पटक दिया। अब वो हाउ जियांग को मारने ही जा रहा था कि तभी यून उस पर हमला करते हुए हाउ जियांग को बचा लेती है। वो अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए स्नेक बीस्ट को ऑब्जर्व करने लगी और थोड़ी देर में उसे पता चलता है कि स्नेक बीस्ट की बेली पर अगर अटैक किया जाए तो मारा जाएगा, क्योंकि सिर्फ उसका वही हिस्सा मार्क से कवर्ड नहीं था। इसलिए हाउ जियांग तुरंत स्नेक बीस्ट को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वहीं पर स्नेक बीस्ट भी उसे निगलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन हाउ जियांग ने बड़ी ही चालाकी से उसे चकमा देते हुए उसके पेट पर एक जोरदार अटैक कर दिया। लेकिन इस एक ही अटैक से काम नहीं बनने वाला था, इसलिए वो दोबारा से उस पर हमले करना शुरू कर देता है। स्नेक बीस्ट को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस बंदे को कैसे कंट्रोल किया जाए। वहीं पर जियांग ने बड़ी ही चालाकी के साथ अपनी फायर पावर का यूज करते हुए उसकी बेली को हिट कर दिया। हाउ जियांग ने अपने इस मूव का नाम रखा डिवाइन गोल्ड स्पेल, जो कि स्नेक बीस्ट की बॉडी को चीरते हुए बाहर जा रही थी, जिससे फाइनली उस ब्लड फायर स्नेक बीस्ट की मौत हो जाती है। ये सारी फाइट ट्राइब के एल्डर ने दूर बैठे ही देख ली थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतना पावरफुल बीस्ट हाउ जियांग के हाथों मारा गया। इधर हाउ जियांग सांप की बॉडी से नीचे जंप लगाते हुए अपना पसीना पोंछने लगा। वो इस फाइट में काफी ज्यादा थक गया था और तभी यून उसके पास आकर उसे इधर उधर चेक करने लगी। उससे कह रही थी कि तुमने तो फर्स्ट रैंकिंग पर ऑलरेडी ब्रेक थ्रू कर लिया है, जो सुनकर हाउ जियांग भी काफी ज्यादा खुश हो गया। वो कहने लगा कि शायद इसी वजह से मेरी मूव इतनी ज्यादा पावरफुल बनी थी। शायद ये सब उस मल्टी कलर पीच का कमाल है, उसने मुझे ब्रेक थ्रू करने में मदद की। जिस पर यून कहने लगी कि वो फ्रूट तो कमाल का था, देखो ना उसे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में स्नेक बीस्ट ने अपनी जान गंवा दी। वैसे फिलहाल तो तुम बस फर्स्ट रैंकिंग पर हो, अगर सैक्रिफाइस सेरेमनी कैंसिल हो गई तो तुम और आगे ब्रेक थ्रू कर पाओगे। जिस पर हाउ जियांग कहने लगा कि वो तो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हमने दोस्ती कर ही लेनी चाहिए। जिसके बाद वो हाथ को आगे बढ़ाते हुए यून को अपना नाम बताता है, मगर यून तो शेक हैंड्स कंसेप्ट से पूरी तरह से अनजान थी। वो कहने लगी कि तुम्हारा नाम तो बहुत ही ज्यादा प्यारा है, वैसे तुम्हारे जैसा मेरा कोई सरनेम नहीं, क्लैन के लोग मुझे यून बुलाते हैं तो तुम भी मुझे वही बुलाओ। अभी लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ की पूरी जमीन शेक होने लगी। साथ ही रिवर के पास से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देखकर ये दोनों भी काफी ज्यादा सरप्राइज्ड हो गए। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।